हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, कल आप लोगों का साइंस का एग्ज़ाम था। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा। अब नेक्स्ट पेपर जो है बच्चों वो है सोशल साइंस। सोशल स्टडीज़ का लास्ट नेक्स्ट पेपर है, जिसमें काफ़ी कम गैप भी मिला है आप लोगों के लिए। आप लोग पहले से प्रिपेयर्ड होंगे। अभी जस्ट क्या करना है, सिर्फ सैंपल पेपर को देखना है। इससे आपको आइडिया आएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं एग्जाम में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में सोशल साइंस का सेल्फ असेसमेंट पेपर 1। ये पूरा पेपर आज हम इस एक ही वन शॉट में पूरा वीडियो डिस्कस हो जाएगा, और शाम तक बच्चों हो सकता है तो दूसरा पार्ट भी, मतलब सेल्फ असेसमेंट पेपर 2 भी आपको मिल जाए। फटाफट पढ़ते चलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या रहा है, हु ऑर्गेनाइज्ड द दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930 एंड राइट देयर अचीवमेंट, डिस्क्राइब हिज अचीवमेंट। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को सबको पता होगा कि 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलित को के लिए डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया था 1930 में। इनके अलावा इनके अचीवमेंट जो है, इनको फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन आर्किटेक्ट जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फ्री इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे। क्या थे बच्चों? फ्री इंडिया के, हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। तो यही चीज आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए हम लिख के भी दिखा दें फटाफट। आप लिखोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आंसर फर्स्ट है बच्चों, डॉक्टर DR लगा के आप शॉर्ट में लिख सकते हो BR अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर organized the Dalits into the depressed class association in 1930. He was the chairman of the drafting committee in the Constitution Assembly. And was the main architect of Indian Constitution. ठीक है बच्चों, समझ में आया?
बच्चों मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ ना, इसलिए आप लोगों को लगता होगा कि सर पता नहीं कितना लंबा आंसर लिख रहे हैं, जबकि बहुत ही आसान है। आप लिखोगे तो शॉर्ट में ही आएगा। इसके अलावा आप लिख सकते हो ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक्सप्लेन। सो बच्चों, बेसिस ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री दो टाइप के होते हैं, एक होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, एक होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होता है बच्चों? जिसमें इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 करोड़ हो, उसे हम कहते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ओके, और जिसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ हो, उसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। समझ में आ रहा है बात? तो यही चीज आपको लिखना है। सो आंसर नंबर 2 है बच्चों, ये लिखना है आपको, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, there are two types of industries। पहला क्या है बच्चों? फर्स्ट वन इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री आपको लिखना है, इफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट is more than 1 crore, then it is considered as लार्ज स्केल इंडस्ट्री। क्या बच्चों? लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है बच्चों, ओके। अब सेकंड है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लिखना है, इंडस्ट्री इन विच capital investment is less than 1 crore, then it is considered as small scale industry।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये था आपका 2 क्वेश्चन के आंसर, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। अब आप खुद से भी लिख सकते हो, मैंने समझा दिया आपको, या फिर आप मेरी तरह भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे भी आपको इजी लगे उस तरीके से आप काम कर सकते हो। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है। ये सब सारे बच्चों 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। सो मैक्सिमम 4 to 5 सेंटेंस आपको लिखने हैं, इससे ज्यादा नहीं। चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉन एज रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। सो बच्चों देखो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है वो अकाउंटेबल होता है हर एक चीज के लिए, हर एक सिटीजन को। ठीक है, सिटीजन को हर एक सुविधा मिले। ठीक है, उनको बेटर स्वास्थ्य, उनको क्लीन वाटर मिले। ठीक है, उनकी जो है एजुकेशन, उनके बच्चों की एजुकेशन हो, उनको सुरक्षा प्रोवाइड किया जा सके, सारी काम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसी चीज को आपको लिखना है बच्चों। इसी के ऊपर लिख दे या क्वेश्चन सॉल्व कर दूं मैं? चलिए मैंने सॉर्ट कर दिया है, यहाँ पे लिखने वाला हूं मैं। लिखना है आपको, डेमोक्रेसी प्रोड्यूस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ऐसे लिखिए। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर fulfill the needs of every citizen। अब कैसा नीड बच्चों, तो मैंने आपको जैसे बता ही दिया। दैट इज में आप या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि एजुकेशन, बेटर एजुकेशन। उसके बाद आप लिख सकते हो हेल्थ एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। एजुकेशन, हेल्थ एंड क्लीन वाटर, फूड, बहुत सारी चीजें हैं बच्चों। जो भी आपको लगे 2-3 पॉइंट लिख देना है आपको। एक्सेट्रा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल
तो बच्चों फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है कि पब्लिक प्रोटेस्ट force the government that if any law is not good for citizen, then take it back। मतलब बच्चों जब गवर्नमेंट कोई लॉ लाती है और लोगों को लगता है कि नहीं ये हमारे देश के सिटीजन के लिए ठीक नहीं है, तो पब्लिक प्रोटेस्ट करती है और गवर्नमेंट को मजबूर कर देती है कि वो लॉ को वापस लें। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने कृषि कानून बिल देखा होगा, जो कृषि कानून बिल लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा और वो ठीक नहीं था, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत लंबे टाइम तक प्रोटेस्ट किए और उसका फलस्वरूप परिणाम ये हुआ कि गवर्नमेंट को वो बिल वापस लेना पड़ा। सो बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई आर सर्विस कंडीशन ऑफ फॉर्मल सेक्टर लोन्स बेटर देन इनफॉर्मल सेक्टर्स, एक्सप्लेन। बच्चों कह रहा है कि व्हाई आर सर्विस कंडीशन ऑफ फॉर्मल सेक्टर का जो सर्विस कंडीशन है जैसे लोन वो बेटर है इनफॉर्मल सेक्टर से, क्यों? ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? ओके। सो बच्चों क्या होता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या रीजन है, कहाँ से सिस्टमैटिक ढंग से फंक्शनिंग होती है, कहाँ से सिस्टमैटिक ढंग से फंक्शन नहीं होता, ये सारी चीज लिखना है। तो देखिए इसका आंसर आप लिख सकते हो, आंसर नंबर 4 है बच्चों। लिखना है आपको द सर्विस ऑफ फॉर्मल सेक्टर लोन formal sector loan are better than informal sector loan due to फॉलोइंग रीजन। बच्चों बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से फॉर्मल सेक्टर लोन जो है वो बेटर है। पहला रीजन लिखना है आपको, फर्स्ट वन इज फॉर्मल सेक्टर लोन आर मोर सिस्टमैटिक in functioning, formal sector loans are more systematic in functioning। दूसरा बच्चों, दूसरा क्या होता है, लो इंटरेस्ट रेट होता है उसका। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो
दो पॉइंट वैसे बहुत है बच्चों, ने तो तीसरा लिखना है तो तीसरा पॉइंट भी आप लिख सकते हो। कि फॉर्मल सेक्टर्स आर formal sectors are supervised directly by the Reserve Bank. डायरेक्टली बाय RBL। ठीक है बच्चों, सो ये थे आपके 4 क्वेश्चन के आंसर। समझ में आ गए ये चारों क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ये यहाँ पर एक बार ग्राफ की तरह दे दिया है, कह रहा है इसको ऑब्जर्व करो और इसका आंसर लिखो। देखिए थोड़ा सा बार ग्राफ को देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर दिया हूं मैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ओके, क्वेश्चन है रीड द डाटा इन द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। पहला ये देखिए डाटा देखिए यहाँ बच्चों 2015 से लेकर के 2019 तक का प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स। बच्चों इंडिया और चाइना का जो आयरन इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, उसका प्रोडक्शन कितना रहा 2015 से 2019 के बीच में, वो एक बार ग्राफ के द्वारा आपको दिखाया गया है। ठीक है, अब नीचे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, पैरा कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अबव गिवन डाटा गिव वन रीजन व्हाई इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज नॉट एबल टू परफॉर्म टू इट्स फुल पोटेंशियल। ओके, इंडियन और तो यहाँ पर बच्चों देखेंगे आप तो एक का 89 है यहाँ पर देखिए, और दूसरे का 803.8 है, हमारा 95.6 है, इसका देखो 808.4 है। तो पूछ रहा है कि एक रीजन बताओ कि फुल्ली फंक्शन क्यों नहीं होता। तो इसके लिए जो है बहुत सारे रीजन है बच्चों। रीजन क्या है, पहला रीजन आप जो आप लिख सकते हो, फर्स्ट रीजन कि लिमिटेड एबिलिटी एंड हाई कॉस्ट ऑफ कोल। पहला सबसे रीजन है बच्चों लिमिटेड एबिलिटी and high cost of coal। बच्चों एक तो कोयला जो है वो लिमिटेड है और दूसरा बहुत हाई कॉस्ट है, उसकी वजह से जो हमारा इंडस्ट्री है वो फुल फंक्शनिंग नहीं कर पाता, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। दूसरा अगर आप देखोगे दूसरा रीजन, तो दूसरा रीजन में है बच्चों पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा रीजन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो लो रेट ऑफ या लो प्रोडक्टिविटी। ऑफ लेबर, हमारे यहाँ के जो लेबर हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा काम नहीं करना चाह रहे। और फोर्थ इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो ये मेन रीजन है जिसकी वजह से
हमारा जो स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री है वो अकॉर्डिंग टू चाइना फुल फंक्शनिंग नहीं कर पाता है। क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इसी में, विच रीजन ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड वाई। अच्छा, कह रहा है कि इंडिया के किस रीजन में आयरन और स्टील का जो है ज्यादा फैक्ट्रियां हैं और क्यों। तो बच्चों छोटा नागपुर प्लेटू रीजन जो है उसमें बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है चीप लेबर एबिलिटी है, सस्ते में लेबर मिल जाते हैं, सुटेबल रीजन है। ठीक है। दूसरा और क्या है कि वहां पर ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो पाता है। सो बहुत सारे रीजन है जो आप लिख सकते हो। सो आप आंसर लिख सकते हो उसका सेकंड 5.2 का। छोटा नागपुर छोटा नागपुर प्लेटू region has the maximum concentration of iron and steel industry the region is रीजन क्या क्या है बच्चों, तो चीफ लेबर, दूसरा रीजन है आपका लो कॉस्ट ऑफ आयरन और तीसरा बच्चों हाई ग्रोथ पोटेंशियल इन द मार्केट। बेटर ट्रांसपोर्टेबिलिटी एटसेट्रा। बस 2-3-4 लाइन आपको लिखने, 1 मार्क्स का तो क्वेश्चन हुआ 1 मार्क्स। तो बच्चों नेक्स्ट है सेक्शन बी आपका, जिसमें 3 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। सो 3 क्वेश्चन है बच्चों, तो एटलीस्ट 3 पॉइंट तो आपको लिखने ही होंगे, कम से कम 3 पॉइंट लिखना है, मैक्सिमम 5-6 पॉइंट आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन के आंसर में। मिनिमम 3 सेंटेंसेस तो जरूरी है। सो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है हाउ हैज लिबरेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हेल्प द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। कह रहा है कि लिबरेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन को हेल्प करता है, ये आपको लिखना है। बच्चों क्वेश्चन आया समझ में? चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर राइटिंग कैसे लिखना है आपको, आप लिख सकते हैं पहला
The removal of barriers of restriction set by the government is known as liberation. The removal of barriers the removal of barriers set by the government set by the government is known as liberation. दूसरा आपको लिखना है इट allows to make decision freely मतलब क्या बच्चों, ये इंडस्ट्री को अलाउ करता है कि आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा लिखना है द गवर्नमेंट इम्पोज much less restriction than before and is therefore more convenient for industries. ठीक है बच्चों, दिस हैज मेड द फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट This has made the foreign trade and investment easier and helping globalization in process। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट, इसके और भी पार्ट हैं। और में क्या है, और में कह रहा है व्हाई हैड द इंडियन गवर्नमेंट
put barriers to foreign trade and for investment after independence. Analyze the reason. कह रहा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों इतने सारे बैरियर्स लगा दिए हैं फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर। सो बच्चों रीजन क्या क्या हो सकता है, तो देखिए पहला रीजन तो ये हो सकता है कि हमारे इंडियन के लिए सही हो, नेसेसरी है कि हम अपना जो है प्रोडक्ट खुद ही बनाएं और खुद ही उसको मार्केट में फैलाएं, दूसरे की जरूरत ना पड़े। दूसरा ये होता है कि आपको पता ही है कि पहले ब्रिटिश भी हमारे इंडिया में ट्रेड करने के लिए ही आए थे और धीरे धीरे उन्होंने हम पे हुकूमत करना शुरू कर दिया, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जो आपको लिखने हैं। पहला लिखना है दिस वाज कंसिडर्ड नेसेसरी टू considered necessary to protect the producer within the country. From foreign competition. दूसरा रीजन क्या हो सकता है बच्चों, इंडस्ट्री इंडियन allowed imports of only essential items। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि हाउ इज डेमोक्रेसी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन्स। एनालाइज। वही क्वेश्चन है बच्चों जो इससे पहले हमने किया था, लेकिन वो छोटे में लिखा था, इसमें थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है क्योंकि ये 3 मार्क्स में है। क्वेश्चन सेम ही है। इसका आप आंसर लिख सकते हो डेमोक्रेसी offer transparency to the citizens ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या हुआ बच्चों, तो ये कि गवर्नमेंट क्या कर रही है ये आपको पता चले जाए। दैट इज इफ अ सिटीजन wants
to know if a decision was taken through right procedure, right procedure, he or she has the right and the means of examining the process of decision making. Examine the process of decision making. बच्चों मैंने इससे पहले के क्वेश्चन में जो आंसर लिखा था वो तो लिखना ही है, उसके आगे क्या लिखना है ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड फेवरेबल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया, एक्सप्लेन। कह रहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो फेवरेबल कंडीशन क्रिएट किया इंडिया के लिए इंडस्ट्री डेवलपमेंट में, कैसे। सो आपको लिखना है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज क्रिएटेड फेवरेबल कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया एज फॉलोज। ओके, देन पहला ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, during the first world war the British mills were British mills were busy with war production to meet the needs of the army. Due to this the Manchester imports into India
डिक्लाइन। ठीक है बच्चों, क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर के दौरान जो ब्रिटिश का मिल था वो अपनी आर्मी की नीड को पूरा करने में लगा हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर इंपोर्ट डिक्लाइन हो गया। चलिए दूसरा रीजन क्या हुआ भाई, दूसरा प्रॉब्लम क्या आया। सडनली इंडियन मिल्स हैड अ वास्ट होम मार्केट टू सप्लाई। सडनली Indian mills had a vast home market to supply। ठीक है बच्चों, as war Indian factories were called upon the supply war needs। तीसरा रीजन क्या था बच्चों, तीसरा रीजन था न्यू फैक्ट्रीज वर set up and old factories run multiple shift for mass production। ठीक है बच्चों, सो बेसिकली अगर शॉर्ट में मैं आपको बता दूं तो रीजन क्या हुआ कि ब्रिटिश मिल जो था वो अपने इंडियन आर्मी के लिए इक्विपमेंट बनाने में बिजी था। ठीक है, तो उनका जो इंपोर्ट था हमारे कंट्री में वो डिक्लाइन हो गया। दूसरी रीजन ये था कि इस डिक्लाइन की वजह से हमारा जो इंडस्ट्री था उसको एक होम मार्केट मिल गया सप्लाई करने के लिए, तो उन्होंने अपने मार्केट में सप्लाई करना शुरू कर दिया। तीसरा क्या हुआ कि नए नए फैक्ट्री लगने लगे, जो पुराने फैक्ट्री थे वो ज्यादा शिफ्टों में चलाने लगे ताकि मास प्रोडक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ताकि वो अपने रिक्वायरमेंट को, अपने कंट्री की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। ठीक है, बेसिकली ये था। चलिए आगे बढ़े। तो सो ये था बच्चों सेक्शन बी आपका। अब है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में बच्चों सिर्फ 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, और दोनों के और ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, या तो आप पहले का करें या फिर और वाला करें। ठीक है, सेक्शन सी। तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। कह रहा है इन व्हाट वेज डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स। एक तो ये क्वेश्चन है, या फिर दूसरा है आपका कि एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स ईच ऑफ फॉर्मल सेक्टर लोन एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन। ओके, फॉर्मल सेक्टर लोन, इनफॉर्मल सेक्टर लोन के बारे में अभी जस्ट हमने ऊपर में डिस्कस किया ही था, वहां से भी आप लिख सकते हो और थोड़ा सा उसको और एक्सपेंड कर दोगे तो हो जाएगा। सो हम और वाला नहीं करेंगे। पहले का जो क्वेश्चन है इन व्हाट वेज डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक, ये क्वेश्चन का आंसर हम कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरीके से बैंक को सुपरवाइज करता है, सुपरवाइजर बना हुआ है, वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये। सो आपको आंसर राइटिंग मैंने बता ही दिया है
कि जो क्वेश्चन होता है अकॉर्डिंग टू उसके आंसर ऐसे ही लिखना होता है, जैसे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया supervise the functioning of banks in the following way. In the following ways. पहला लिखना बच्चों, द RBI supervise the functioning of formal loan functioning of formal source of loan, formal source of loan for instance the banks maintain a minimum cash maintain the minimum cash balance out of the deposit they receive, out of the deposit they received. दूसरा लिखना है बच्चों, the RBI sees that the banks give loans not just to profit, making business and trade, but also a small cultivators, but also to small cultivators, a small scale industry, and a small borrowers. इस पॉइंट का मतलब बच्चों समझ में आया कि आरबीआई ये भी देखता है कि बैंक सिर्फ
प्रॉफिट बिजनेस, प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही तो लोन नहीं दे रही है, बल्कि ये भी दिखना होता है कि लोन उसको जो स्मॉल कल्टीवेटर्स हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको भी लोन दिया जाए, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उसको भी लोन प्रोवाइड करे, जो स्मॉल बोरोअर्स हैं, जो कम पैसे चाहिए, जितनी जरूरत है, इंडियन सिटीजन कह सकते हो आप, गरीब लोग कह सकते हो, उनको भी लोन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है बच्चों। तीसरा, the bank have to submit information to the RBI on how much they are leading to whom at what interest rate. Interest rate. फोर्थ है बच्चों, फोर्थ, इट ऑल्सो ensure the safety of people's deposit, safety of people deposit and service of formal sector. Not just the rich and upper class, not just rich और अपर क्लास। इसका बच्चों समझ में आया? ये बोला कि आरबीआई ये भी इंश्योर करता है कि हम लोग जो इंडियन सिटीजन जो है, जो पब्लिक है, उनका जो पैसा डिपॉजिट है बैंक में वो सेफ रहे। और दूसरी बात कि ये फॉर्मल सेक्टर फॉर्मली काम करता है, सबको बेनिफिट मिले, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर और अपर क्लास को बेनिफिट मिले और बाकी को बेनिफिट ना मिले, ऐसा नहीं। इस सारे चीज को रेगुलेट करता है कौन? आरबीआई। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, व्हाट आर द कंडीशन अंडर व्हिच डेमोक्रेसीज एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज। और दूसरा क्वेश्चन है और में, डेमोक्रेसीज आर नॉट अपेयरिंग टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रीडिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, एनालाइज द स्टेटमेंट। तो बच्चों कोई एक क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता देते हैं। आप कौन सा लिखना चाहोगे? फर्स्ट में ही लिख लेते हैं, इंडियन डेमोक्रेसी डाइवर्सिटीज को कैसे अकोमोडेट करता है, इसी पे लिख लेते हैं हम। सो 10, लिखोगे द कंडीशन अंडर विच
under which democracies accommodate democracies accommodate accommodate social diversities पहला it is necessary to understand that democracy is not simply ruled by majority opinion. Democracy is not simply ruled by majority opinion. The majority always needs to work with the minority so that government function to represent the general view. Majority and minority opinion are not permanent. ठीक है बच्चों, मतलब ये इस स्टेटमेंट का मीनिंग आपको पता चला। इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय द मेजोरिटी। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि मेजोरिटी का ओपिनियन जो है वही होना चाहिए। मेजोरिटी को हमेशा माइनॉरिटी के साथ मिलकर काम करना होता है, उन्हें दोनों चीज देख के काम करना होता है। चलिए सेकंड रीजन है बच्चों, इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट rule by majority does not become
rule by majority does not become rule by majority community, does not become rule by majority community in terms of religion, in terms of religion religions थर्ड है बच्चों rule by majority means rule by majority means that in case of every decision, in case of every decision, or in case of every election, different person and groups different persons and groups may and can form majority. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट, democracy remains democracy remains democracy only as long as every citizen has a chance of being in majority at some point of time.